तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 है ये, क्लास 9th का। क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स का पहला चैप्टर है, जिसे कहते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी। मतलब सबसे पहली चीज इस चैप्टर में यह कहा गया है कि डेमोक्रेसी क्या चीज है, हमें इस चैप्टर में यह पता चलेगा। इसके अलावा डेमोक्रेसी क्यों, व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है हमें। ओवरव्यू के बारे में अगर बात करें तो इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर्स क्या रहेंगे। ये चैप्टर आपको एक सिंपल डेफिनेशन बना के देगी डेमोक्रेसी की, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप डेमोक्रेसी की अपन एक बढ़िया सी डेफिनेशन बनाने वाले हैं। अब आपने सुना होगा डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, ठीक है ना। बट आधी अधूरी डेफिनेशन है भैया, उसका एग्जैक्ट उसका बैकग्राउंड क्या है। मतलब डेमोक्रेसी वर्ड खुद ही एक छोटा सा वर्ड लगता है, पर बहुत विशाल, एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। उस वर्ड को अच्छे से अपन समझेंगे इस चैप्टर में। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू तो इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। इसके बाद अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है। So you have already read about different form of government on the basis of your understanding of democracy so far। तो बात करें सबसे पहले कि आपने अभी कुछ प्रकार की गवर्नमेंट शायद पहले से पढ़ के रखी होगी। पिछली क्लास में भी आपने शायद कुछ गवर्नमेंट्स पढ़ के रखी होगी कि हाँ कहीं पर डेमोक्रेसी होती है, कहीं पर मिलिट्री कू होता है, कहीं पर मोनार्की होती है। मिलिट्री कू का क्या होता है, मतलब जहां पर आर्मी का रूल चलता है, ठीक है ना, जहां पर आर्मी अपनी चलाती है। अब ऐसी बात करें तो ऐसा कौन सा देश है, जैसे एक नॉर्थ कोरिया, शायद आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। वहां पर तानाशाह है, तानाशाह। जैसे हिटलर का नाम आपने सुना होगा, तो हिटलर जब रूल करता था तो वो एक तानाशाह था, मतलब एक मिलिट्री का रूल चल रहा था उस समय जर्मनी में, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी प्रकार की गवर्नमेंट्स होती है। तो अपन उसको दो बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं। पहला कह देते हैं कि ठीक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है, और दूसरा होती नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट्स डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। बट डेमोक्रेसी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। अब देखते हैं व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्यों डेमोक्रेसी को डिफाइन करना जरूरी है। भैया एक छोटी सी डेफिनेशन थी, एग्जाम में आएगी, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, ऐसा कुछ मैं उसको लिख दूंगा, मुझे नंबर मिल जाएंगे। बट जरूरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना डेमोक्रेसी को, ठीक है ना। एक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारा डेमोक्रेसी क्या होता है। पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन चलेगा डेमोक्रेसी को लेके कुछ इन लोगों के बीच में, तो अपन उस कन्वर्सेशन को समझते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, तो इसे स्किप बिल्कुल मत करिएगा, काफी मजा आएगा आप जब ये कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैरी, ठीक है ना, एक पूछती है, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट अदर वे। मतलब मैरी कहना चाह रही कि मैडम पहले अपन ने इतना कुछ डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कशन कर लिया, आपने शायद लास्ट क्लास में भी डिस्कशन करा होगा कि डेमोक्रेसी ये होता है, डेमोक्रेसी वो होता है। उसके बाद अब आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को डिफाइन करने वाली हो, तो ये उल्टा नहीं हो रहा। मतलब पहले आपने चीज को समझा दिया, अब आप उसकी डेफिनेशन समझा रहे हो। बल्कि होना क्या चाहिए, पहले आप डेफिनेशन लिख के दे दो और फिर इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दो। बट ये उल्टा क्यों हो रहा। अब मैडम जी क्या बोलती है, आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ, वी यूज वर्ड्स लाइक पेन। अब मैडम थोड़ा सा दूसरा ज्ञान दी, मैडम बोली कि देखो ऐसा नहीं होता, आप पहले किसी चीज को समझते हो, उसको परखते हो, उसके बाद आप उसकी डेफिनेशन समझते हो कि भैया ठीक है हमें पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पेन को इस्तेमाल कर रहा है, आपको पता है ये पेन है, पर आपको उस पेन की डेफिनेशन नहीं पता, ठीक है ना। तो वो कहने का तात्पर्य यही है। मैरी पूछती है बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल। डेफिनेशंस की जरूरत ही क्या, भैया पेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, अब पेन की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। वैसी डेमोक्रेसी हम बढ़िया देश में चल रही है, तो उसकी डेफिनेशन जानने की क्या जरूरत है हमें। तो मैडम क्या बोलती है, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी। मैडम का ये मानना है कि देखो भाई पेन तो आसान शब्द है, पेन पता है किस चीज के लिए अपन यूज करते हैं, बट डेमोक्रेसी थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा ट्रिकी शब्द है, थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है, तो उसकी डेफिनेशन को समझना जरूरी है। होता है ना कोई चीज बड़ी सी कोई डेफिनेशन, कोई चीज आती है वो थोड़ी मुश्किल टाइप की होती है, तो आपको उसकी डेफिनेशन जानना काफी जरूरी होता है। तो वैसे ही मैडम ने ये बात बोली।
अब ठीक है ना, तो बढ़िया सी ये एक कन्वर्सेशन है, आप इस कन्वर्सेशन को जरूर देखिएगा। अब ये रिव्यांग क्या बोलती है कि हम काफी डेमोक्रेसी पे वर्क कर चुके, डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, यही आपको डेफिनेशन में बार बार बोल रहा था, है ना। सब लोग यही समझते हैं कि हाँ भाई ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, और इसमें हमें पूरे नंबर मिलने वाले। भाई देखो नंबर तो मिल जाएंगे, पर आपके ज्ञान के लिए, आपके अच्छे नॉलेज के लिए, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिकली एक डेमोक्रेसी समझो, उसको एक्सपीरियंस करो, तब आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ये बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेसी क्या है, एक प्रकार की गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी, जो किसकी होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है, ठीक है ना। तो ऑफ द पीपल, सबसे पहले ऑफ द पीपल मतलब लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है ना। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये डेमोक्रेसी है। तो मैडम कहती है आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। मैडम भी कहती है कि बड़ी अच्छी डेफिनेशन लगती है हमें ये वाली। हाँ, इसे चेंज नहीं कर रहे, बट हम इसमें कुछ चीजों को क्या करने वाले हैं, एड ऑन करने वाले हैं। मतलब मैं भी ये भी आपको जो एक्सप्लेन करूंगा, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को कंप्लीटली चेंज नहीं कर दूंगा, मैं इसी डेफिनेशन में कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड करने वाला हूं, जिससे आपको उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल नॉलेज हो जाएगा। एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं नाउ, अ सिंपल डेफिनेशन। तो लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। अभी अपन ने बात करी ना कि गवर्नमेंट कौन कौन से प्रकार की होती है। पहला बोला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, दूसरी होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो भाई इन दोनों में वो क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से आप किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहते हो, किसी गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक कहते हो। तो उनके बीच में ऐसा कुछ डिफरेंस होगा ना जिसकी वजह से आप ये अपना एंड पॉइंट रख पा रहे हो। तो क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अपन देखें हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। इलेक्शंस के बाद ही हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर हुआ, ठीक है ना, तो प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसे तो बन नहीं जाता, हम चूज करते हैं ना, हम वोट देते हैं, उसके आधार पे प्राइम मिनिस्टर बनता है। रूलर्स मतलब जो हमारी कंट्री को रूल करेगा, जो हमारी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा, ठीक है ना, वो होता है कौन, रूलर। तो जो रूलर होता है हमारी डेमोक्रेसी में, उसको पब्लिक ही सिलेक्ट करती है, मतलब हम लोग ही वोट देके सिलेक्ट करते हैं। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है, नॉन डेमोक्रेसी होती है, जिसमें मिलिट्री कू आता है, जिसमें मोनार्की आती है, उसमें क्या होता है, उसमें पब्लिक के पास कोई अधिकार ही नहीं होता कि हम इसको चूज कर सके, वो अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है ना। उनके पास पावर होती है, वो अपनी पावर को मिसयूज करते हैं, वो जो करना चाहे करते हैं। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, बिकॉज डेमोक्रेसी में अगर हम रूलर्स को चूज कर रहे हैं तो उन्हें हमें आंसर भी देना पड़ता है। तो ये अभी अपन और एड ऑन करेंगे, बट ये आप याद रखें कि एक डेफिनेशन में हमें और एड ऑन करने के लिए मिल गया कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो दिस इज अ वेरी यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो अपन ने इसके आधार पे सबसे पहले आपको थोड़ी क्लियरिटी तो मिली गई होगी, अच्छा ये वाली गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, इस देश में गवर्नमेंट डेमोक्रेसी वाली नहीं है। क्योंकि आप समझ गए कि हाँ भैया इस देश में जो रूलर्स है उनको पब्लिक ने इलेक्ट नहीं करा है, ठीक है ना। ये राजा महाराजा बैठे हुए हैं सालों से, काफी सालों से, इनको पब्लिक ने इलेक्ट नहीं करा, मतलब ये क्या है, ये डेमोक्रेसी नहीं। तो थोड़ी सी आपको क्लियरिटी तो आ गई। चलो अब थोड़ी सी क्लियरिटी आ गई तो आपको थोड़ा सा मैं कुछ उसको क्या कहते हैं कंफ्यूज भी करता हूं। चलो अब क्या है, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दोज हु हैपन टू बी कंट्रोल इन आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। अब देखा जाए तो जैसे म्यांमार एक देश है, ठीक है ना, म्यांमार एक देश है, वहां पर क्या हुआ, पब्लिक ने, डेमोक्रेसी थी वहां पर वहां पर मिलिट्री आई और मिलिट्री ने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को फेंक दिया और मिलिट्री आजकल रूल कर रही है, मतलब जो आर्मी है वो रूल कर रही है। इसका मतलब वहां पर पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, मतलब है कि अब जो आर्मी रूल कर रही है, पीपल तो उस आर्मी को लेके आई नहीं थी, पीपल ने तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई थी, बट आर्मी क्या करी, वो डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट को फेंक दिया, खुद रूल कर रही है। तो अब पीपल के पास कोई अधिकार नहीं है बोलने का, क्योंकि अब आर्मी जो भी करना चाहे कर सकती है। चलो अब ये क्या है, डिक्टेटर लाइक फिनोचेट। अब आपने शायद एक नाम सुना होगा फिनोचेट, ठीक है ना। ये कौन था, एक डिक्टेटर था। डिक्टेटर मतलब क्या होता है वही भाई, तानाशाह। तानाशाह जैसे हिटलर था तानाशाह, वैसे ही तानाशाह आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं, वो खुद ही दमदार होते हैं, कुछ पावरफुल लोगों को अपने साथ ले आते हैं और कंट्री को रूल करते हैं। दिस अप्लाइज टू मोनार्कीज एज वेल। मोनार्कीज मतलब किंग। सऊदी अरेबिया कंट्री है, वहां पर किंग रूल करता है, इसलिए रूल नहीं करता क्योंकि लोगों ने जो सेलेक्ट करता है, बट वो रॉयल फैमिली में बिलोंग हुआ है,
काफी अमीर है, शुरू से ही रूल कर रही है उसकी फैमिली, बस इसलिए रूल कर रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलो, दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, बट अभी भी देखो अपनी पूरी की पूरी क्लियरिटी नहीं आई है। ठीक है ना, अब आप मान लो एक बात, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से समझना। मैंने आपको डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन बता दी, मतलब एड ऑन कर दिया कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मैंने आपको ये बता दिया। अब आप बोले ठीक है भाई, हमारे देश में चलो हमने रूलर्स को इलेक्ट कर लिया, पर अब रूलर्स एक बार इलेक्ट हो गए फिर वो कुछ भी कर रहे हैं, वो हमने कुछ आस लगाई कि भाई अगर आप इलेक्ट होगे तो आप हमारे लिए करोगे, हमारे लिए रोड बनवाओगे, टैक्स कम करोगे, मतलब जो भी आपकी डिमांड्स हो वो फुलफिल करोगे, पर वो डिमांड्स ही फुलफिल नहीं कर रहा। ऊपर से इलेक्शंस तो हो रहे हैं बट फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, मतलब घपलाबाजी हुई है, मतलब कुछ ना कुछ पैसे का इधर उधर हुआ है। ठीक है ना, करप्शन के बेसिस पे वो रूलर आया है, तो वो भी सही नहीं है। तो अपन को उसके अंदर और गहराई तक जाना पड़ेगा और डेमोक्रेसी को और अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अपन अब वो देखते हैं। से पहले समझते हैं कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। फीचर्स मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी में वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना, पहला देखें तो डेमोक्रेसी क्या है। सबसे पहले इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये अभी अपन ने देख लिया था। तो अब इस बारे में बात करें कि भाई एक डेफिनेशन तो है ये, पर इसमें ये डेमोक्रेसी शब्द, चलो ये तो अपन सभी समझ ही रहे हैं। इसके बाद ये रूलर कौन है, इसके बाद ये इलेक्शन क्या है, इसके बाद ये पीपल क्या है, और ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो ये सब यहां पर पॉइंट्स में दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहली बात देखें तो रूलर्स क्या होते हैं। भाई देखो, रूलर्स वो होते हैं जो कंट्री को रूल करते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस कोई भी देश चलाने के लिए लगते हैं, वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये रूलर्स ही लिया करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हमारे देश में है। दूसरी तरफ बात करें इलेक्शंस क्या होता है। भाई इलेक्शंस अगर अपन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में देखें ना, जैसे हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, स्टेट इलेक्शंस होते हैं, नेशनल इलेक्शंस होते हैं। स्टेट इलेक्शंस में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, इवन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस भी होते हैं। तो ये सब अभी आप आगे चल के और अच्छे से समझेंगे, बट थोड़ा सा एक ना नॉर्मल सा बेस बना लीजिए कि ऐसे बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं, उस इलेक्शंस के आधार पे ही रूलर्स बनते हैं। ठीक है, अब पीपल कौन है, पीपल भाई हम है। अब हर कोई तो नहीं है जो 18 साल से ऊपर का होगा वही वोट दे सकेगा ना, वही इलेक्शंस के द्वारा, इलेक्शंस के माध्यम से रूलर्स को चूज करेगा। और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो दो प्रकार की गवर्नमेंट अभी अपन पढ़ी चुके हैं, क्या है, एक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरी है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं कुछ मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। थोड़ी बहुत स्टोरी टाइप मान लेना कि ऐसे कुछ अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं, या बड़े डिसीजंस कह सकते हैं, जो कुछ ऐसे लीडर्स के द्वारा लिए गए थे। चलो पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक जनरल था परवेज मुशर्रफ। ठीक है ना, परवेज मुशर्रफ ने क्या करा था, मिलिट्री कू चलाया था 1999 में। मिलिट्री कू मतलब वही जो मिलिट्री रूल कर रही है, और उसका हेड कौन था, मुशर्रफ था। इसके आधार पे ये क्लियर है कि ये नॉन डेमोक्रेटिक है, क्योंकि पीपल ने मिलिट्री वालों को सिलेक्ट नहीं करा कि आप देश को रूल करें। तो उसने क्या करा था, ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, मतलब खुद को सबसे हेड घोषित कर दिया। ये इस वर्ड में कंफ्यूज मत होना कि भैया चीफ एग्जीक्यूटिव क्या है, मतलब एक प्रकार से हेड ही है वो देश का। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और खुद ही उसने 2002 में खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव से बदल के प्रेसिडेंट घोषित कर दिया कि भाई साहब मैं अब प्रेसिडेंट हूं देश का। ठीक है ना, तो पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड, उसने एक रेफरेंडम भी करवाया था, पर वो नकली रेफरेंडम था कि क्या लोग चाहते हैं कि मैं रहूं पावर में फिर से, तो वो एक नकली रेफरेंडम उसने करवाया था। अब 2002 में क्या हुआ, ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसने मतलब कुछ ऐसे चेंजेस करे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना, और वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आया था जिसे अपन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। भैया अब देखो ये क्या आती, प्रेसिडेंट बन गया था कौन, परवेज मुशर्रफ। तो 2002 में ये एक डॉक्यूमेंट लेके आया, इसने कुछ चेंजेस करे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारा जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वैसे हर देश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिसमें उसके रूल्स, उसके कायदे कानून लिखे होते हैं। तो उसमें वो कुछ ऐसे चेंजेस लेके आया और उसने कह दिया कि भैया जब भी मैं चाहूं, मैं मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस बुक में लिखा हुआ है कि जब भी प्रेसिडेंट चाहेगा, प्रेसिडेंट कौन है, अभी परवेज मुशर्रफ था जिसने खुद को ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था, जब भी वो चाहेगा वो कोई भी असेंबली, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली, को डिसमिस कर सकता था। असेंबली मतलब क्या है भाई, देखो स्कूल वाली असेंबली नहीं है ये,
जैसे स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो स्टेट असेंबली होती है, ठीक है ना। जैसे पार्लियामेंट है हमारे देश का, जिसमें नेशनल असेंबली कहा जाता है, नेशनल असेंबली बैठती है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही स्टेट असेंबली होती है, तो उसे कभी भी चाहे वो डिसमिस कर सकता है, तो ऐसी उसके पास पावर आ गई। तो द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। तो वहां पर भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जो भी हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो थी, मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मतलब एक ऐसी काउंसिल होती है जो हमारे उस पूरे देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखती है, उस पूरी देश की सिक्योरिटी को सुपरवाइज करती है, ठीक है ना। तो उधर भी मिलिट्री वालों का पूरा कब्जा। After passing this laws, elections were held to the National Provisional Assembly. So Pakistan had elections, elected representatives have some powers, but the final power rested with military officers and General Musharraf himself. तो क्या हुआ, अब ये कुछ चेंजेस लेके आया। मुशर्रफ ने कहा चलो हम इलेक्शंस करवा देते हैं। इलेक्शंस करवाए गए पाकिस्तान में, कुछ लोग चुन के आए भी, मतलब कुछ रूलर्स निकले भी जिनको पब्लिक ने सिलेक्ट करा था, बट उन रूलर्स के पास असली पावर नहीं थी। यहां से एक बहुत अच्छी नई चीज पता चलने वाली है आपको डेमोक्रेसी में, ठीक है ना। असली पावर उन पर नहीं थी, क्योंकि असली पावर तो मिलिट्री वालों के पास थी, असली पावर तो परवेश मुशर्रफ के पास थी। तो जो लोगों को इलेक्ट करा गया था पब्लिक के द्वारा, उनके पास असली ताकत नहीं थी, मतलब असली डिसीजंस, मतलब फाइनल डिसीजंस वो नहीं ले पा रहे थे, ठीक है ना। तो यहां से अपन को एक बहुत अच्छी क्लियरिटी मिल रही है कि भाई देखो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमारी आगे बढ़ रही है। क्या है वो, कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर लोग किसी इंसान को इलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो इंसान रूलर बन गया, मतलब वही देश को रूल करेगा, तो उसी के पास पावर होनी चाहिए कि जो देश का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन रहेगा, वो वही इंसान ले सके। ऐसा नहीं कि पीपल ने, मतलब मान लो एक एग्जांपल, एक अक्षय है भाई, तो पीपल ने अक्षय भाई को चूज कर लिया, ठीक है ना। पीपल ने तो इसको चूज करा क्योंकि पीपल को लग रहा है कि हाँ ये देश चलाएगा, एक प्रकार से रूलर यही है, तो इसी को हर डिसीजन लेना है आखिरी का, इसके अलावा कोई और नहीं ले सकता। ऐसा पता चला अजय आ गया अलग से, अजय कोई डिसीजन ले रहा है, अक्षय की चल ही नहीं रही, तो वो गलत चीज है, ठीक है ना। तो यहां से हमें डेमोक्रेसी का कुछ और आगे का डेफिनेशन मिल गया। इसके पहले अपन को क्या मिला था, इसके पहले अपन को मिला था कि डेमोक्रेसी किस प्रकार की गवर्नमेंट है जहां पर रूलर्स कौन इलेक्ट होते हैं, रूलर्स इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा। इसके बाद अपन ने अब देखा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, फाइनल डिसीजन पावर जो रहता है वो वही बंदे के पास रहता है जिसको लोग इलेक्ट करते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, मुझे लगता है कि अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। ठीक, अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं डेमोक्रेसी में। अब अपन पूछते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब सीन क्या है, मैंने आपको पहले भी ये बताया कि ठीक है भाई इलेक्शंस तो हो रहे हैं, बट भैया फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? घपलेबाजी हो रही है, करप्शन हो रहा है, करप्शन के आधार पे बंदा जीत रहा है। ठीक है, मैं वोट दे रहा हूं अजय को, वोट दे रहा हूं मैं अजय को, पर गलती से इलेक्शन में अक्षय जीत गया। सबने अजय को वोट दिए, भैया इस प्रकार से तो अजय जीतना चाहिए था, पर अक्षय कैसे जीत गया? कुछ तो गड़बड़ गया, ठीक है ना। तो वही गड़बड़ गलत है, तो डेमोक्रेसी में वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो कुछ ऐसे एग्जांपल चलो फिर देख लेते हैं। तो इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर द इलेक्टिंग द गवर्नमेंट पार्लियामेंट। तो वहां की गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? ये खतरनाक सा नाम है, देख लो, नेशनल पीपल्स कांग्रेस उसका नाम है। हर 5 साल में वहां भी इलेक्शंस हो रहे हैं, अपने देश में भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, पर चाइना में तक इलेक्शंस हो रहे हैं। आपने कभी सुना भी चाइना में इलेक्शंस? ठीक है भाई, होते हैं। तो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो जो इनकी जो पार्लियामेंट ही है ना, उसके पास ही अधिकार होता है प्रेसिडेंट को चूज करने का। जैसे हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में पार्लियामेंट ही चूज करती है, बट हमारे देश में जो पार्लियामेंट के लोग होते हैं उसे तो हम चूज करते हैं ना। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। चाइना में सब कुछ अनटिप्पू है, सब कुछ अनशन चल रहा है। तो इट हैज नियरली 3000 इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party। लो, खेल तो यही खत्म हो गया। चाइना में मात्र एक ही पार्टी। अब आप बताओ, किसी दूसरी पार्टी को अधिकार ही नहीं है कि वो इलेक्शंस में खड़ा हो सके। हमारे देश में क्या, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कोई सी पार्टी, मतलब इतनी सारी पार्टी हमारे देश में है। हर पार्टी को इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार है, भले जीते हारे, पर अधिकार तो है इलेक्शन में खड़े होने का। पर चाइना में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मात्र एक पार्टी है, और किसी को भी अगर इलेक्शन में खड़ा होना है तो वो उसी पार्टी से खड़ा होगा, और वो पार्टी जब हाँ बोलेगी तभी खड़ा हो सकता है। तो क्या मतलब है बताओ? सो ओनली दूज आर द मेंबर्स ऑफ दिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज विच आर अलाइंड टू देयर।
अलाउड टू कंटेस्ट। मतलब अपन कहते हैं ना कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मतलब दो तीन पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसी प्रकार से जो चाइनीज की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ कुछ 8 छोटी छोटी पार्टीज और मिली हुई है, एक प्रकार से आप उसे कम्युनिस्ट पार्टी ही मान लो, ठीक है ना। तो बस अगर आप उसके मेंबर हो तभी इलेक्शंस में खड़े हो सकते हो। भाई इलेक्शंस में खड़े होने का मतलब क्या है? तो मतलब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ अलग ही चीज चल रही है, ठीक है ना, जो अपने इंडिया वालों के दिमाग से परे है, क्योंकि भाई अपन तो डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं ना यार, ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, ठीक है। सो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, ये चलो दूसरी स्टोरी है, ठीक है ना, चाइना वाली हट गई, अपन मैक्सिको वाली स्टोरी देखते हैं। सो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 में मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है ना। क्या हुआ, मैक्सिको ने इलेक्शंस करवाए हर 6 साल में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है भाई, चलो इलेक्शंस हो रहे हैं। डेमोक्रेसी का जो पहली डेफिनेशन थी अभी तक तो सही चल रहा है, बट अब क्या हुआ, द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। चलो कभी मिलिट्री ने भी रूल नहीं करा, कभी कोई डिक्टेटर तानाशाह ने भी रूल नहीं करा, मतलब जो पब्लिक जिसको चूज कर रही है वही रूल कर रहा है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ सिंगल पार्टी। मतलब 1930 में आपको इंडिपेंडेंस मिला मैक्सिको वालों को, और 2000 तक मतलब 70 सालों तक मात्र एक ही पार्टी जीत रही है। भाई इतनी बार एक ही पार्टी कैसे जीत सकती है? क्या इतना अच्छा काम कर रही है कि लोग कितने खुश है, अरे वाह यही पार्टी अच्छा काम करेगी, यही अच्छा काम करेगी, इसी वोट देंगे, या कुछ और बात है? तो पार्टी का नाम सबसे पहले था पीआरआई, मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज होती थी वो इलेक्शन को कंटेस्ट तो करती थी बट कभी जीत नहीं पाती थी। फिर बाद में पता चला कि जो पीआरआई थी जो 70 सालों से जीत रही थी वो गलत तरीके अपनाती थी इलेक्शंस जीतने के लिए। वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को खरीद लेती थी, उनको बोलती थी कि आपको हमारी पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते थे उनको कहा जाता था कि जो भी पेरेंट्स आएंगे उनको आप फोर्स करो कि सिर्फ पीआरआई के लिए वोट करें। जो मीडिया होती थी, ठीक है ना, वो पीआरआई की एक्टिविटीज को इग्नोर कर दिया करती थी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये पीआरआई वाले पैसे देते थे होंगे मीडिया को, इस वजह से वो उसके खिलाफ कुछ बोलती नहीं थी। तो भैया 70 सालों तक एक ही पार्टी जीती, मतलब भैया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो नहीं कहलाएगा नहीं। तो वहीं से एक और चीज निकल के आ रही है हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में। पहले देखा डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, ऐसा कुछ। फिर देखा कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के द्वारा ही जो लोग होते हैं, जो आम जनता होती है, वो रूलर्स को सिलेक्ट करते हैं। इसके आगे अपन ने देखा कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजंस लिए जाते हैं वो उन्हीं लोगों के द्वारा लिए जाते हैं जिनको हम आम लोग इलेक्ट करते हैं। अब उसके आगे का क्या है? उसके आगे का है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस where those currently in power have a fair chance of losing। काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, बिल्कुल ध्यान से समझो इस चीज को, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोला इसने कि डेमोक्रेसी एक ऐसे आधार पे बेस होनी चाहिए, मतलब जहां पर फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई करप्शन नहीं है, कोई गलत काम नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मली लोग वोट देने चाह रहे हैं और उसी नॉर्मल वोट्स के आधार पे इंसान जीत रहा है। और उसमें एक बहुत अच्छी बात क्या बोली है, जैसे मान लो अभी प्रेजेंट में कोई मतलब पार्टी है जो पावर में है, तो जब इलेक्शंस होंगे तो जितने इस जो भी पावर में है जो पार्टी, जितने चांसेस इसी पार्टी के जीतने के हैं उतने ही चांसेस सामने वाली पार्टी मतलब अपोजिशन वाली पार्टी के भी जीतने के होने चाहिए। मतलब जो पावर में है उसके हारने के चांसेस भी अच्छे खासे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पावर में है बस वही जीतती आ रही, जैसा मैक्सिको में चल रहा था, एक ही पार्टी 70 सालों से जीत रही, ठीक है ना, तो उसके भी हारने के चांसेस होने चाहिए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट। तो यहां से डेफिनेशन अपनी और आगे बढ़ी। चलो अब देखते हैं अगला, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का। ये तो आपको मेरे हिसाब से तो ये आपको हेडिंग देख के ही समझ में आ गया होगा कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक पर्सन एक ही वोट कर सकता है और हर वोट की एक ही वैल्यू होगी, हर वोट की एक ही कीमत होगी। ऐसा नहीं है कोई रिच पर्सन है तो उसके एक वोट की वैल्यू आपने 10 लगा ली, कोई पुअर पर्सन की वैल्यू है तो उसके एक वोट की वैल्यू आप 1 लगा रहे हो। तो ऐसा नहीं चलेगा। हर पर्सन चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे कुछ भी हो, बट उसके एक वोट की एक ही वैल्यू होगी, ठीक है ना, इक्वल। कुछ ऐसे इंस्टांस देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या था, 2015 तक तो सऊदी अरेबिया में जो वुमेन थी उनके पास राइट टू वोट ही नहीं था, मतलब वोट करने का अधिकार ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे अरे भाई सऊदी अरेबिया में वोटिंग कहां से आ गई, सऊदी अरेबिया में तो मोनार्की है, राजा रूल करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे ना अपन इसी चैप्टर में। भाई देखो, जो वोटिंग होती है ना वो दिखाने के लिए होती है
दुनिया वालों को कि हाँ भाई हमारे देश में वोटिंग हो रही, पर हकीकत जो है वो हमें पता है ना, हमें पता है कि किस प्रकार की वोटिंग हो रही, तुम्हारी वोटिंग कोई अहमियत तो है नहीं, ठीक है ना, पर दुनिया को दिखाने के लिए हमारा देश कितना अच्छा है, हम यहाँ वोटिंग करवाते हैं, यहाँ लोगों की चलती है, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, ठीक है ना। अगला क्या है, एस्टोनिया, एक देश का नाम है, has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find difficult to get the right to vote, ठीक है ना। एस्टोनिया एक देश का नाम है, वहां पर कुछ रशिया के लोग भी रहने लग गए थे, जैसे इंडिया में माने कुछ बांग्लादेशी लोग रहते हैं, कुछ नेपाली लोग रहते हैं, वैसे ही एस्टोनिया देश में कुछ रशियन लोग रह रहे थे। अब एस्टोनिया ने कुछ ऐसे कायदे कानून बना दिए थे कि रशिया वाले लोग जो है ना, जो एस्टोनिया में रहते हैं, वो वोट ही नहीं कर सकते थे। भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये काफी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। अगर ये नहीं होगा तो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी कैसे बोलेंगे, बात समझ में आ रही है ना। चलो, अब फिजी भी एक देश का नाम है। तो इलेक्ट्रोल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस इंजीनियर्स हैज मोर वैल्यू। देखा जाए तो जो फिजी कंट्री है ना, वहां पर इंडियंस भी बहुत सारे रहते हैं। इंडियंस मतलब जो हमारे इंडिया से काफी टाइम पहले फिजी देश चले गए थे या ले जाए गए थे, जो भी है, ठीक है ना। तो वहां पर जो इंडिया के लोगों का जो वोट रहता है ना, उसकी कीमत बहुत कम होती है, और जो वहीं के जो लोग जन्मे हुए हैं, जो फिजी में ही जिनका जन्म हुआ था, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा है। पर ये तो गलत बात हो गई, बिकॉज अगर आप चाहते हो डेमोक्रेसी कहलवाना, तो एक पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट की एक वैल्यू होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा था यहाँ पर फिजी में, ठीक है ना। तो यहां से अपन को डेफिनेशन और आगे बढ़ती जा रही है डेमोक्रेसी की, और अपन को एक और नई चीज पता चली है, क्या कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो हर एक एडल्ट सिटीजन के पास, ऐसा नहीं कि 2 साल का बच्चा भी वोट दे रहा है, नहीं भाई, एक एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। बट इन अ डेमोक्रेसी काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो यहां से डेफिनेशन अपनी और आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स।